हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और मिडिवल हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनली इन्वेजन ऑफ टर्क्स। राइट। सो तुर्कियों का भारत में जो उन्होंने आक्रमण किया है, भारत को जो इन्वेड किया है, भारत में जो लूट करने की जो रेड्स डाली है उन्होंने, आज हम उन्हें समझेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं मेरे, सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी सेशन। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौहान, पिछले सभी सेशंस आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मिडिवल इंडिया, इन्वेजन ऑफ टर्क्स और आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए आपको पहले के जो मैंने मिडिवल इंडिया के टॉपिक्स करा दिए हैं उनको थॉरली कनेक्ट करना पड़ेगा आपस में, क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो, कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा कोर एजेंडा रहता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। सो मेक श्योर कि आप पिछले सेशंस ज़रूर देखें और उन सेशंस में जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब कमेंट के माध्यम से दें, और अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें कि सेशन अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या जैसा भी फील करते हैं आप सेशन के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमें टर्किश इन्वेजन पढ़ना है। सो मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया था कि किस तरह इस्लाम डेवलप हुआ, किस तरह इस्लाम को एक्सपेंड करने का बीड़ा पहले अरबियों के हाथ में था और फिर अरब्स के बाद जो है वो टर्क्स के हाथ में इस्लाम को एक्सपेंड करने की जो है वो जिम्मेदारी आई। ठीक है, अरब्स के साथ साथ टर्क्स ने जो है वो, तुर्कियों ने इस्लाम को एक्सपेंड किया, और भारत में जो इस्लाम को एक्सपेंड किया है वो किसने किया है? तुर्कियों ने। ठीक है, सो वी विल बी कंसर्न विद टर्क्स। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह तुर्की जो है वो एक क्या है, लड़ाकू ट्राइब्स हैं वो। ठीक है, और उनका इस्लामाइजेशन, उनका पर्शियनाइजेशन हुआ है। फिर उसके बाद वेस्टर्न या सेंट्रल एशियाटिक जो पॉलिटिक्स है उसमें वो फंस गए और वहां पर वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फिर उन्होंने भारत की तरफ एक्सपेंड किया। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गजनविड्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह अब्बासियों के बाद जो है वो कई सारे तुर्की जो है वो ट्राइब्स धीरे धीरे शक्ति में आई, जिसमें से भारत की तरफ मूव करने वाली जो टर्किक ट्राइब्स थी वो थे गजनविड। अब ये गजनविड जो है वो एक जगह है। ठीक है, गजनी या गजना एक जगह है, मैं आगे आपको मैप में दिखाऊंगा कहां पर है। वहां से इस ट्राइब का, ये लड़ाकू ट्राइब का ओरिजिन होता है, और अल्पतगनी और फिर उसके बाद सुबतगिनी नाम के लीडर्स जो हैं वो इनको इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर जो है वो एक्सपेंशन का खेल शुरू होता है। ठीक है, सो स्टेटमेंट्स के माध्यम से देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, द गजनविड्स वॉज अ डायनेस्टी ऑफ टर्किक ओरिजिन दैट रूल्ड इन खुरासन। ठीक है, सो अब गजनविड कहां पर रूल कर रहे हैं? यानी कि जो गजना सिटी है वो खुरासन रीजन में है, इस तरह भी कहा जा सकता है। या गजना सिटी वैसे तो जबूल क्षेत्र में है, खुरासन में नहीं है, लेकिन जबूल से निकलकर उन्होंने खुरासन वाले रीजन को अपने कंट्रोल में लिया। तो मैंने आपको पिछले ही सेशन में खुरासन कहाँ है और खुरासन की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझाया था मैंने, है ना। आगे अगर मैं मैप में दिखा सकूं आपको तो, सो दिस इज खुरासन। ठीक है, एंड ये है गजनी, ये जबूलिस्तान, काबुल और जबूल जहां पर एक साथ मिलते हैं, ये जबूलिस्तान एरिया है। सो यहां से जो है वो, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ध्यान से देखिए, इधर से निकले हैं गजनी, और ये है जो अदर रीजन आपको दिख रहा है खुरासन, ये है खुरासन। ठीक है, सो जबूलिस्तान से खुरासन तक का सफर उन्होंने क्यों किया, मैं आपको समझाता हूं क्या इंपॉर्टेंस थी खुरासन की। तो यहां पर देखिए, ऊपर आपको ये अराल सागर नजर आ रहा है। अराल सागर के नीचे ये है अमू दरिया और ऊपर है सिर दरिया, इसको ऑक्सुस कहते हैं। ठीक है, ये जो रीजन है ना, अराल सागर के नीचे, कैस्पियन सी के नीचे, ये वाला जो रीजन है ये ट्रांसओक्शियाना कहलाता है, और इसके नीचे वाला रीजन खुरासन। ये जो खुरासन और ट्रांसओक्शियाना वाला रीजन जो है ना, ये मिडल ईस्ट को आप कह सकते हैं कि चाइना के ट्रेड वाले रीजन से कनेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। सो मिडल ईस्ट में अगर कोई भी शक्ति डेवलप हो रही है तो वो यही कोशिश करेगी कि सिल्क रूट को डोमिनेट करे। सो गजनविड्स के आने से पहले यहां पर कौन है? देखिए, यहां पर गजनविड्स के आने से पहले समनिद है। ठीक है, उसके अलावा ये वाला जो रीजन है ये बुवैद को है। ठीक है, बुवैद स्टेट है। ठीक है, ये दो हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बुवैद है एक साइड और दूसरी साइड है ये समनिद। ये समनिद और बुवैद, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या, किस चीज के लिए है?
कि ये सिल्क रूट को ये डोमिनेट कर ले किसी ना किसी तरह, है ना। भारत से आने वाला, पर्शियन गल्फ में एंटर करने वाला जो जो मैरीटाइम सिल्क रूट है वो, और एज वेल एज जो लैंड वाला सिल्क रूट है, दोनों को डोमिनेट करना। सो खुरासन, और पहले ये खुरासन का रीजन, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रांस ओशियाना वाला रीजन, इन दोनों रीजन्स को जो डोमिनेट करता है तो एटलीस्ट जो लैंड से आने वाला सिल्क रूट है उसको वो कंट्रोल कर सकता है। और फिर बोनस में अगर वो सिंध को भी कंट्रोल कर ले, है ना, अफगानिस्तान और सिंध वाले एरिया को भी कंट्रोल कर ले, तो भारत से आने वाले ट्रेड को भी वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और ये खास, और उसके अलावा अरब सागर की ये जो और पर्शियन गल्फ की जो कोस्ट लाइन है ये भी उसके कंट्रोल में आ जाएगी। तो जो गजनविड है उनकी कोशिश यही रही होगी। तो अब्बासियों के जाने के बाद तुर्कियों के हाथ में जो है वो धीरे धीरे शक्ति आने लगी। तो ये जो समनिद हैं ये आप मान सकते हैं कि ये कंप्लीटली टर्किक ओरिजिन के नहीं हैं, ठीक है। ये जो है वो ईरानियन और अरबी पुरानी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है उनमें से डेवलप हुए हैं ये दोनों, ठीक है। बुवाहिद भी यहाँ पर बुवाहिद नजर आ रहा है और समनिद दोनों, ठीक है। ये बुवाहिद है और ये समनिद है, ये दोनों पुरानी अरबी फारसी जो है वो एरिस्टोक्रेसी है वहां से डेवलप हुए हैं। इनकी जगह लेंगे तुर्की, और खास तौर पे ये घुर वाला रीजन नजर आ रहा है यहां से, और ये गजनी वाले रीजन से। पहले गजनविड लेंगे इनकी जगह, और फिर गजनविड्स को रिप्लेस करेंगे घुर। और इस साइड जो बुवाइद्स हैं इनको रिप्लेस करेंगे पहले कौन, सेल्जुक, और फिर सेल्जुकों को रिप्लेस करेंगे ख्वारिज्मी। ख्वारिज्मी यहां से डेवलप होंगे, ठीक है। तो वैसे आपको इतना डिटेल में नहीं समझना है, लेकिन फिर भी क्योंकि आगे जब हम चलेंगे ना दिल्ली सल्तनत तक जब हम पहुंचेंगे तो बहुत बार इनका जिक्र आएगा, ठीक है। सेल्जुकों का, मेमलुकों का, ख्वारिज्मों का, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट खानेत, इनका नाम आएगा बार बार। तो आपको पता होना चाहिए लोग कहाँ से डेवलप हुए हैं, सीन क्या है इनका। सेल्जुक है, ख्वारिज्मी है, गजनवी है, घुरिड है, ये सारे तुर्किक ट्राइब्स होंगी। और उससे पहले अभी जो मौजूद हैं ये बुवाइद और समानिद, ये तुर्की ओरिजिन के नहीं है, ठीक है। ये पुराने फारसी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी हैं, ठीक है, जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया और अब्बासियों के बाद अब ये पकड़ कर बैठे हैं पॉलिटिकल कंट्रोल। लेकिन ये ट्रांजिशनल है, इसके बाद तुर्की जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, ठीक है। सो खुरासन आपको रीजन पता चल गया। सो दिस इज खुरासन। खुरासन प्रेजेंट डे कहां पर, अपर ईरान, अफगानिस्तान और एज वेल एज ये तुर्कमेनिस्तान वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज खुरासन, ठीक है। इन नॉर्थ ईस्टर्न ईरान, अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मॉडर्न पाकिस्तान, ठीक है। मॉडर्न पाकिस्तान तक इनफैक्ट आप मान सकते हैं कि ये पूरे खुरासन की इतना जो रीजन है ये खुरासन आप इसे कह सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो ट्रांसओक्शियानिया है, यानी कि अमू दरिया और सिर दरिया के बीच का जो एरिया, और सिर दरिया के पार भी ये ट्रांसओक्शियानिया है। इसको ट्रांजिशनल फेज भी बोलते हैं क्योंकि ये उपजाऊ है। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया है वो बहुत ज़्यादा बीहड़ है, और सेंट्रल एशिया की टर्किक ट्राइब्स हैं वो, यानी कि जो बैक्ट्रिया रीजन की जो ट्राइब्स है वो आपस में लड़ती झगड़ती रहती है क्योंकि चाइना से ट्रेड आता है उसी रास्ते से, ठीक है। सो ये ट्रेड रूट्स का खेल है सारा, आपको इन ट्रेड रूट्स को समझना है कहाँ कहाँ पर ट्रेड रूट्स हैं, ठीक है। खैर देखिए, सो गजनविड्स हमें पता चल गया कहाँ से शुरू होते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया मैप में, ये आपको गजनी शहर नज़र आ रहा है, गजना या गजनी शहर, ठीक है। जबुल क्षेत्र से ये शुरू होते हैं, और इनकी पहली कोशिश रहती है कि खुरासन के पूरे एरिया को कंट्रोल में किया जा सके, ताकि ऊपर से ट्रांसओक्शियानिया से आने वाला ट्रेड और भारत से आने वाला ट्रेड, जमीनी रास्तों का, जमीनी रास्ते से आने वाला जो पूरा ट्रेड है ये उन पर इनका कंट्रोल हो, ठीक है। इधर कौन है, इधर अरबी खिलाफत मौजूद है आगे, ठीक है। तो ये इधर बसे बसाए पुराने खिलाड़ी हैं, इधर कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतुनिया है ना, यानी कि क्रिश्चियंस भी हैं, और इधर शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पहले से। इधर मतलब जो वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत पहले से बहुत मैच्योर हो चुकी है, वहां पर मैच्योर शक्तियां मौजूद हैं, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट है और जहां पर पोटेंशियल है या गुंजाइश है कि नया एम्पायर एस्टेब्लिश हो सकता है, वो है ये खुरासन का एरिया, और यहीं पर ही तुर्कियों ने अरबियों से शक्ति छीन ली, ठीक है। क्यों, क्योंकि अरबियों ने, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था ना, अरबियों ने तुर्कियों को एज पैलेस गार्ड्स या अपनी सेना में मर्सनरीज की तरह भर्ती किया, लेकिन फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल शक्ति जो है वो कंट्रोल करते गए तुर्की, और उन्होंने अपने आप को सुल्तानों का जो है वो टाइटल भी ले लिया, किससे, खलीफा से, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वॉज सुबकगिनी। अब देखिए सुबुतगिन को माना जाता है, इसके पहले अल्पतगिन था, लेकिन अल्पतगिन जो है वो गजनी का लीडर था, लेकिन एक एज एन एम्पायर
खलीफा से उसको मंशूर नहीं मिला था, खलीफा से मंशूर मिला सुबुतगिन को। रूल्ड 977 से 997, कई जगहों पर 998 और कई जगहों पर 999 भी लिखा होगा, तो ये तीनों डेट जो है वो ऊपर नीचे चल जाती है। अ फॉर्मर टर्किक स्लेव, सुबुतगिन वाज आल्सो अ टर्किक स्लेव। अल्पतगिन इसका जो प्रीडेसेसर था वो भी एक टर्किक स्लेव था। हु वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय समनिद। अब देखिए यहां पर खेल क्या चल रहा है, ये समनिद हैं, ठीक है। समनिदों ने गजनी को, सुबुतगिन को रिकॉग्नाइज किया कि चलो तुम्हारी जो है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी हम रिकॉग्नाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि समनिदों को बवनिद जो है वो, यहां पर दिख रहा है आपको बवहिद, ये कॉन्स्टेंटली चैलेंज करते रहते हैं, ठीक है। और ये जो टर्किक ट्राइब्स है ना, ये बेसिकली इन पुराने लैंडेड एरिस्टोक्रेसी फारस और अरबिया की, इनकी मदद करते थे लड़ने में। शुरुआत में मर्सनरीज की तरह मदद करते थे, फिर धीरे धीरे ये टर्किक ट्राइब्स पॉलिटिकल कंट्रोल तक बढ़ गई। यही तो जर्नी है ना इनकी, ठीक है। खैर, एन ईरानियन मुस्लिम डायनेस्टी एज गवर्नर ऑफ गजना, मॉडर्न डे गजनी, अफगानिस्तान। तो ससनिद के एरिया में ही घोरी और गजनी दोनों है। घोरी अभी तक स्ट्रांग नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन घोरी कंटेंट है, अभी बंधा हुआ है, धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। गजनी पहले स्ट्रांग हो गया और गजनी को ससनिद ने रिकॉग्निशन दे दी कि चलो तुम गवर्नर रहे, ठीक है। किसको? गजनी शासक सुबुतगिनी को। आगे देखिए, एज द समनिद, कई जगह ससनिद, मैं गलती से ससनिद बोल दे रहा हूं काफी देर से, इट्स समनिद नॉट ससनिद। ससनिद एक अलग, ससनिद जो है वो एक फारसी एम्पायर था। कब मुस्लिम से पहले जो है वो अरबियों का एक्सपेंशन जो है उससे पहले था ससनिद। मैंने 2-3 बार गलती से ससनिद बोल दिया, समनिद, ठीक है। एज द समनिद डायनेस्टी वीकेंड, सुबुतगिन कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन एंड एक्सपेंडेड हिज डोमेन्स एज फार एज इंडियन बॉर्डर। अब देखिए, समनिद शक्ति से हटेगा और गजनी जो है वो शक्ति में आएगा। और गजनी कैप्चर किसे करेगा? पूरे के पूरे खुरासन को। खुरासन को कैप्चर करेगा, दैट मीन्स वो अब बुवादियों पर पंगा डालेगा, ठीक है। मतलब ईरान के क्षेत्र में एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, एज वेल एज ट्रांस ओक्शानिया वाले रीजन में एक्सपेंड करेगा, एज वेल एज इंडिया में एक्सपेंड करेगा। इन 3 जगहों पर कर सकता है वो, ठीक है। और ये जो मखरान वाला एरिया है ये तो कमजोर है, इनको वो अपना सब्जुगेशन मतलब सबॉर्डिनेट बना लेगा। जो पावरफुल है वो ईरान, ट्रांस ओक्शानिया के, ठीक है, और भारत के जो राजपूत हैं या गुजर प्रतिहार है, ये पावरफुल जो है वो लीडर्स हैं। इनसे जो है वो अब एक एक करके गजनविड्स लड़ना शुरू करेंगे। देखिएगा, अल्पतगनी के बाद सुबुतगनी के बाद महमूद, ठीक है। हिज सन महमूद 998 से 1030 तक। अब ये जो 998 से 1030 तक का जो टाइम है ना, महमूद ने एक्सपेंशन पर काम किया। कंटिन्यूड द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी एंड बाय 1005 यानी 1005 द सेमनिद टेरिटरीज हैड बीन डिवाइडेड। 998 से 1005 तक समनिद को उसने बांट दिया, तोड़ दिया। किस तरह? देखिए, गजनी से शुरू हुआ, समनिद का 2 हिस्से हैं, नॉर्थ वाला और साउथ वाला, ठीक है, क्योंकि यहां पर हिंदू कुश है और हिंदू कुश की वजह से नॉर्थ और साउथ 2 हिस्से में बढ़ जाता है ये। तो अगर ये गजनी वाले एरिया से एक्सपेंड करना शुरू करेगा तो ये, और देखिए इंपॉर्टेंट शहर जो हैं, राइट, नदी के साथ चलता जाएगा, तो ये पूरा रीजन अगर ये पकड़ लेता है तो ये नॉर्थ और साउथ में बट गया और फिर जो है वो समनिद नहीं कर सकेंगे कुछ भी, ठीक है। और वही हुआ भी। द ऑक्सुस रिवर या अमू दरिया फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन 2 सक्सेसर स्टेट ऑफ समनिद एम्पायर एंड द गजनविड्स। देखिए, यही मैं बोल रहा हूं ना, ऊपर आपको अमू दरिया नजर आ रहा है, ये देखिए ये अमू दरिया है, ठीक है, और यहां से गजनी शुरू हो रहा है, इधर से गजनी ने जो है वो एक्सपेंड करना शुरू किया और ये पूरा जो है वो समनिद का एरिया है। तो गजनी ने क्या किया? समनिद को अमू दरिया के पीछे धकेल दिया। अब देखिए ये खेल कितना बढ़िया है। यहां पर अमू दरिया के पीछे जो है वो ट्रांसओक्शियाना है, बहुत उपजाऊ भूमि है लेकिन बहुत ज्यादा कंटेस्टेड है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तुर्की ट्राइब्स हैं और तुर्की ट्राइब्स जब उनके वहां सूखा पड़ता है तो वो ट्रांसओक्शियानिया वाले रीजन पर आते हैं, लूटमार करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। सो अगर समनिदों को भले ही उपजाऊ भूमि है और बहुत हाईली प्रोडक्टिव है, ट्रेड रूट है, वहां पर धकेल दिया लेकिन पॉलिटिकली अनस्टेबल है, तो अमू दरिया के परे धकेल दिया, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, इवेंचुअली वो खत्म ही हो जाएगा। और वही हुआ भी समनिदों के साथ, ठीक है। रूलिंग द वेस्ट एंड द करखनिड्स इन द ईस्ट। अब देखिए, अब यहां पर एक और खिलाड़ी आते हैं,
करखनिद कौन है, ठीक है। करखनिद खानेट है, एक तुर्की ट्राइब्स हैं। ये जो रीजन है ना, ये रहा, देखिए नेक्स्ट मैप में दिख रहा है आपको। अगर आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये है खुरासन, ठीक है, ये खुरासन है। ये अराल सी के साथ दिस इज अमू दरिया। अमू दरिया के परे जो है वो धकेल दिया किसने, अमू दरिया के परे धकेल दिया गजनी ने, किसको, समनिद को। लेकिन वो परे तो चला जाता है, लेकिन यहां पर जो तुर्की हैं करखनिद, वो बहुत ज्यादा ब्रूटल हैं। उन्होंने समनिद को एब्जॉर्ब कर लिया और समनिद हो गया खत्म, ठीक है। और दक्षिण में देखिए मकरान वाला, मकरान किरमान पूरा रीजन जो है वो अपने सब्जुगेशन में ले आया गजनी, और फिर उसने इंडिया की तरफ एक्सपेंड किया। तो ये जो पूरा यहाँ पर एरोज एरोज नजर आ रहे हैं ना आपको, अभी इसको डिटेल में समझाऊंगा एक एक करके किस किस डायरेक्शन में कहाँ कहाँ जो है वो गजनविड्स ने एक्सपेंड किया है, ठीक है। खैर, तो यहां पर आपको समझ आया, ये जो नदियां है ना, अमू दरिया, ठीक है, और सिर दरिया, काबुल नदी, ये जो नदियां हैं इनको अच्छे से पहचान लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी, इन जोग्राफिकल फीचर्स की इतिहास में, यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री कह लीजिए, या मतलब जितने भी वर्ल्ड इवेंट्स रहे हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, जोग्राफिकल फीचर्स की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है। खैर, ये पॉइंट हमें समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो इस मैप के जरिए हम यहां पर देख सकते हैं कि गजनवियों से पहले, है ना, गजनविड से पहले कौन था, तो समनिद थे। समनिद और समनिद के पड़ोसी बुवाहिद, और ये दोनों ही कौन है, पुरानी लैंडेड ईरानियन एरिस्टोक्रेसी है, जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। पहले जोरोस्ट्रानियंस थे, इस्लाम एक्सेप्ट किया, और इन्होंने जो है वो खलीफों को रिप्लेस किया, अरबी खलीफों को, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे फिर तुर्कियों ने इनका रीजन जो है वो छीनना शुरू किया। पहले गजनी, फिर घोरी, सेल्जुक, और फिर उसके बाद ख्वारिज्मी जो है वो तुर्की हैं, ये तुर्की ट्राइब्स हैं। एक एक करके ये पूरा जो है वो ईरानियन रीजन तुर्कियों के कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। सो इस मैप में ना आपको बहुत ध्यान से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैप में आपको, ये थोड़ा मैं आपको जूम करके इसका पहले लेजेंड दिखाता हूं, ठीक है। सो इस लेजेंड में हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो सबसे ऊपर वाला पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, पहले वाला, गजनविड्स 977 से 1186 तक गजनविड एम्पायर कहां कहां है, ठीक है। सो ये है गजनविड एम्पायर, दिस इज द गजनविड एम्पायर एंड द एक्सटेंट ऑफ गजनविड एम्पायर, जहां पर आपको देखिए कहां कहां तक, इधर तक ये गजनविड एम्पायर की एक्सटेंट है, ठीक है। और ऊपर अमू दरिया के साथ साथ ये गजनविड एम्पायर की एक्सटेंट रही पूरी। नेक्स्ट देखिएगा आप, जो सेकंड है लेजेंड में, ट्रिब्यूटरी स्टेट्स सिरका 1030 अंडर गजनविड कंट्रोल। गजनविड कंट्रोल में ये ट्रिब्यूटरी स्टेट हैं, ठीक है, यानी कि ख्वारिज्म, ख्वारिज्म नजर आ रहा है ना आपको, अराल सागर के नीचे ख्वारिज्म जो है वो बहुत उपजाऊ भूमि है, ठीक है, ट्रांस ओक्सानिया वाला ये रीजन है ये। यहाँ पर ख्वारिज्म जो है वो पहले क्या रहे, गजनवियों के, ख्वारिज्म जो है वो ट्रिब्यूटरी थी, और फिर सेल्जुकों को रिप्लेस किया इन ख्वारिज्मों ने, तुर्की हैं ये भी, ठीक है। नीचे आपको नजर आ रहे हैं किरमान और मकरान, ये पूरा रीजन जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसका, यहाँ पर जिलबाल वाला रीजन भी पूरा रीजन ट्रिब्यूटरी है, इधर कुर्ताल वाला रीजन भी किसका, गजनवियों का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तीसरा लेजेंड में आप देखेंगे ये है करखनिद। करखनिद जो है वो कहां पर है, ये है देखिए सेंट्रल एशियाटिक रीजन, दिस इज सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये सेंट्रल एशियाटिक रीजन है, और ये ज्यादा उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ केवल ट्रांस ओक्सानिया वाला रीजन है, यानी कि सिर दरिया और अमू दरिया के बीच का जो रीजन है ये है उपजाऊ। इसके अलावा ये बहुत भयंकर बीहड़ है, ठीक है। लेकिन यहां पर कमाई क्या है कि चाइना से, इधर से चाइना से ट्रेड आता है उग्रों के रास्ते, ठीक है, इधर से चाइना से ट्रेड आता है, इधर भारत से जो है वो ट्रेड आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, और सारा झगड़ा इस ट्रेड रूट को कंट्रोल करने का ही तो है, ठीक है। तो इधर जो तुर्की ट्राइब्स हैं वो बहुत भयंकर बीहड़ में रहने के कारण बहुत ज्यादा जो है वो मिलिटराइज्ड हो गई हैं, और ये जो तुर्की ट्राइब्स हैं ये घोड़ों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं, यानी कि कोई भी अरबी, फारसी, ईरानी इन तुर्की रीजन पर आक्रमण करने जाता है तो उनका सामना, उनके घोड़ों का, उनकी स्विफ्ट कैवलरी का सामना वो नहीं कर पाता। इसीलिए ये लोग ऊपर से आते हैं, जब इनका मन करता है ट्रांस ओक्सानिया वाले रीजन में लूटकर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो गजनविड जो है वो इन करखनिद को कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रहा है, और नहीं ना ही कर सका, ठीक है। उसके अलावा आपको यहां पर बुयादी
बुइद या बुयादी या बुइद जो है वो देखेंगे, ठीक है। इन बुइदियों को वेस्ट एशिया वाले रीजन में बुइद हैं, जिनको बाद में रिप्लेस करेगा कौन, सेल्जुक, ठीक है। उसके अलावा दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, छोटे छोटे हैं ये, हमारे मतलब भारत के इतिहास से इनका कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, ठीक है। हमें गजनविड्स को समझना है। सो अब गजनवी का एक्सपेंशन देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा आपको जूम इन करके दिखाता हूं, पहले कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर इस मैप पर आएंगे और फिर जो है वो एक्सपेंशन दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले एक मोटा मोटा जो है हम देख लेते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। भारत में जो एक्सपेंशन रहा इनका, उससे हम कंसर्न रहेंगे। तो आप देखिए, ये है इनकी कैपिटल गजना, ठीक है। मैं यहां पर मार्क नहीं कर पा रहा हूं लेकिन आपको नजर आ रही है। सो ये है कैपिटल गजना, ठीक है। अब गजना से देखिए मुल्तान, गजना से पेशावर, गजना से लाहौर, लाहौर के रास्ते दिल्ली, मुल्तान के रास्ते दिल्ली की तरफ और मुल्तान के रास्ते अनहिलवाड़ा की तरफ, ठीक है। ये भारत की तरफ मूवमेंट है। बाकी वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया की तरफ जो मूवमेंट है वो मोहम्मद गौरी ने नहीं करी, वो मोहम्मद गौरी के बड़े भाई ग्यासुद्दीन गौरी ने करी। अब यहां पर जो है वो घोरियों का खेल, सॉरी नॉट घोरी, गलत बोल दिया मैंने, घोरियों पर हम जाएंगे, ठीक है। मैं एकदम से जंप कर गया घोरी पर। गजनवी, वो जो ग्यासुद्दीन घोरी और मोहम्मद घोरी है वो घोरियों का खेल है, उनका भी कुछ ऐसा ही मैप है, ठीक है। उसने भी, क्योंकि घोरी देखिए यहाँ पर आपको ये गजना है, गजना के साइड में घुर जो रीजन है, घुर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, देख रहे हैं। घुर इनका ट्रिब्यूटरी है लेकिन घुर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया, और इस पूरे गजनविड एम्पायर को बाद में फिर घुरिड्स रिप्लेस करेंगे, ठीक है। खैर अब कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं और फिर वापस आएंगे इस मैप में, इस मैप में वापस आएंगे और मैं आपको एक एक करके जो है वो गजनवी का एक्सपेंशन दिखाऊंगा। अब देखते हैं महमूद ऑफ गजनी की कहानी, ठीक है। गजनविड पावर रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द महमूद रेन। महमूद का रेन क्या है, 998 से 1030 तक जो है वो, यानी लगभग 30 साल का जो रेन है इसका, इसमें इसने एक्सपेंड किया है, ठीक है। गजनी एम्पायर को फैलाया है इसने जहां तक ये फैला सका। कहां कहां पर देखिए, वेस्ट में ये बुइदियों का बगदाद तक इसने आक्रमण किया, रे, और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट शहर है, एक सेकेंड मैं जूम करके दिखाता हूं आपको, एक तो रे और दूसरा इस्फहान, यस हमदान, है ना, क्योंकि हमदान जो है वो बगदाद तक को रास्ता जाता है, तो ये ट्रेड रूट है इंपॉर्टेंट, रे और फिर हमदान, फिर बगदाद। बगदाद जिसके कंट्रोल में है, देखिए बगदाद जिसके कंट्रोल में है ना, वो पर्शियन गल्फ से आने वाला ट्रेड कंट्रोल करता है, ये इंपॉर्टेंस है बगदाद की, ठीक है। खैर, ही क्रिएटेड एन एंड, आई होप ये जो मैं ट्रेड रूट वाले फंडे देता हूं ये आप समझते होंगे। मैं अपनी तरफ से तो अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप तक मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये नॉलेज पहुंच रही है या नहीं, या आपको ट्रेड रूट्स के कनेक्शन, ये इंपॉर्टेंट शहर, ये सारे फंडे समझ आ रहे हैं या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना, ठीक है। He created an empire that stretched from Oxus to the Indus Valley and the Indian Ocean। देखिए कहां तक, ऑक्सुस यानी अमू दरिया, तो ये है अमू दरिया, अमू दरिया से लेकर सिंध का एरिया, और नीचे जो है वो इंडियन ओशियन, अरेबियन सी इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, है ना, क्योंकि जो एक्चुअल ट्रेड है वो इंडियन ओशियन में हो रही है। तो यहां तक जो है वो उसने फैलाया अपने एम्पायर, और इधर जो है वो बुइड्स के साथ शेयर की उसने बाउंड्री, ऊपर जो है वो किसके साथ, करखनीज के साथ शेयर करी, और फिर इंडिया की तरफ राजपुताना के साथ शेयर करी उसने बाउंड्रीज, ठीक है। इन द वेस्ट कैप्चर्ड फ्रॉम बुइड्स इरानियन सिटीज ऑफ रे एंड हमदान। बहुत इंपॉर्टेंट शहर मैंने आपको बताया, रे और हमदान, ठीक है। कहां से शुरू किया इसने, देखिए खुरासन से शुरू करता है, और खुरासन से रे को पकड़ता है, रे से हमदान को पकड़ता है, फिर हमदान के बाद बगदाद पर आक्रमण करता है, लेकिन बगदाद को पकड़ नहीं पाता, प्रोमिनेंट शहर है, ठीक है। बगदाद अगर निकल गया हाथ से तो फिर पूरा एम्पायर ही खत्म हो जाएगा इनका, ठीक है। लेकिन रे और हमदान वाला एरिया कंट्रोल करता है, ये इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं आप, रे और हमदान तक जो है वो ट्रिब्यूटरी बन जाता है किसका, गजनी का। ये शहर आपको, अगर आप इतिहास, नॉट जस्ट इतिहास, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, पॉलिटी समझनी है, मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है, तो इन सब शहरों की इंपॉर्टेंस आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको निशापुर नज़र आ रहा है, यहाँ से शुरू किया इसने एक्सपेंशन, खुरासन का एरिया है ये, और देखिए ऊपर से, खैर
इतना डिटेल में हमें नहीं समझना, लेकिन मैं आगे आपको धीरे धीरे बता दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा। ये जो एरोज दिख रहे हैं ना, किस डायरेक्शन में कहाँ कहाँ मूव किया, क्यों मूव किया ऐसे, इसका ओवरव्यू आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। खैर, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सो वेस्ट में बॉर्डर जो है वो किसके साथ लग रहा है, बुइदियों के साथ, और बुइदियों का इंपॉर्टेंट शहर रे और हमदान जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया। बगदाद की तरफ जा रहा था बेसिकली। बगदाद की तरफ जब आप जाते हैं तो रे और हमदान, खुरासन से बगदाद की तरफ जाते हुए रे और हमदान दो इंपॉर्टेंट शहर पड़ते हैं। A devout Muslim, Mahmud reshaped the Ghaznavids from pagan Turkic origins into an Islamic dynasty and expanded the frontiers of Islam। देखिए, अब यहां पर जो इस्लाम है ना, इस्लाम रिलीजन में उस समय के हिसाब से बहुत बेहतरीन बातें लिखी हुई थी, उस समय के समाज के हिसाब से, ठीक है। अरब खास तौर पे अरबी और जो फारसी समाज था, ठीक है। वैसे फारसी समाज रिलेटिवली ठीक था, लेकिन अरबी ट्राइबल माहौल जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ था, तो उस हिसाब से इस्लाम की बातें ठीक थी फॉर दैट प्लेस, फॉर दैट टाइम। लेकिन इस्लाम में या जो शुरुआती इस्लामिक जो खलीफे रहे, खासतौर पर उमायद और अब्बासियों के, उन्होंने जिस तरह जिहाद का इस्तेमाल करके एक्सपेंड किया है, ठीक है, यह बात तुर्कियों को बहुत पसंद आ गई, क्योंकि तुर्की जो है वो कौन है, मिलिट्री क्लास है, ठीक है, लड़ना जानते हैं, लड़ना उनका पेशा है, लेकिन संख्या कम है और सामने जो है वो बड़े बड़े एम्पायर, तो उनसे लड़ने के लिए बड़ी सेना होनी चाहिए, और बड़ी सेना होनी चाहिए हाईली सेंट्रलाइज्ड, हाईली मोटिवेटेड। तो उनको इस्लाम का ये जिहाद वाला फंडा बहुत पसंद आया। जिहाद वाले फंडे के तहत खुम्स का कानून है, जिसमें जिहाद अगर आप करते हैं, यानी कि धर्म युद्ध करते हैं, यानी अगर आप काफिरों को इस्लाम में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि दरुल हरम को दरुल इस्लाम में कन्वर्ट करने का अगर आप काम करते हैं, अगर आप उस पूरे पेशे से जुड़ते हैं, या अगर आप उस पूरी मुहिम में शामिल होते हैं, ठीक है, अगर आप मुजाहिदीन बनते हैं, तो अगर आप मर गए तो जन्नत हो जाएगी नसीब, अगर आप जीत गए तो खुम्स के कानून के तहत लूटी हुई राशि में से 5 में से चौथा हिस्सा पूरी सेना को मिलेगा, यानी आपको इनाम मिल जाएगा, ठीक है। तुर्कियों को यह बात बहुत पसंद आ गई, लेकिन जो तुर्की जो धर्म है वो थे पुराने चले आ रहे, बुद्धिज्म का थोड़ा सा असर था, हिंदुइज्म का थोड़ा सा असर था, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ग्रीक धर्म का थोड़ा सा असर था, जोरोस्ट्रानिज्म का असर था, उसके अलावा नेचर की पूजा करते थे ये, है ना, जो बिल्कुल शुरुआती धर्म है वो नेचर की पूजा करते थे ना। अंबर गड़क रहा है, मतलब अगर बिजली चमक रही है तो वो एक देवता बना देना, नदी चल रही है पानी मिल रहा है तो देवता बना दिया, अग्नि को देवता बना, तो इस तरह के पोलिथिज्म जो है वो टर्किक ट्राइब्स में फैला हुआ था। गजनी ने अपनाया इस्लाम, और उसे इस्लाम की ये बात समझ आई कि इस्लाम जहां जहां तक इस्लाम फैलेगा वहां वहां तक ट्रेड जुड़ जाएगा, और जिहाद के रास्ते जो है वो तुम आक्रमण करवा सकते हो, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करके सेना में जोड़ सकते हो, और हाईली मोटिवेटेड सैनिकों की जरूरत है। और गजनी को समझ आया कि मेरे सारे जो तुर्की आस पड़ोस के जो टर्किक ट्राइब्स हैं वो सब लड़ाकू लोग तो हैं, लेकिन वो अपने धर्म के वजह से आपस में बटे हुए हैं। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो तुर्कियों का धर्म बदलवाया, अपने आसपास के जितने भी तुर्की ट्राइब्स थे ना लड़ने वाले, ठीक है, उन सबका पोलिथिज्म, जिसको पेगनिज्म कहते हैं, पेगन जो गॉड्स होते हैं, ठीक है, उन सबको हटाया, उनके जितने भी मंदिर थे सब तोड़वाए, ठीक है, बुद्ध वगैरह की मूर्तियां उस समय बहुत टूटी हैं, तो जितने भी पैगन लॉर्ड्स हैं उन सबको जो है वो उन सबकी छवियां जो हैं वो हटाई, और फिर सबको इस्लाम कबूल करवाया उसने तलवार की नोक पे, ठीक है। तो अपने गजनी के आसपास ठीक ठाक तुर्की ट्राइब्स उसने इस्लामिक कंट्रोल में ले आया। अब उनको बोला कि अब हम जिहाद करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसने एक एक करके जो है वो जिहाद किया, कहां कहां पर, मतलब टर्किक रीजन में भी, क्योंकि देखिए अगर वो यहां से शुरू हो रहा है गजनी से, और इधर आसपास के टर्किक ट्राइब्स को अगर वो इस्लाम कबूल करवा दे रहा है, तो ये जो ऊपर के टर्किक ट्राइब्स हैं ये पेगनिस्ट हैं, ठीक है, इधर ख्वारिज्मी जो है वो पेगनिस्ट है, इस्लामिक नहीं है, तो इनको इस्लाम में कन्वर्ट जो है वो करा गया है इवेंचुअली। भारत में सब जो है वो हिंदू धर्म है, पोलिथिज्म है, बहुत सारे देवता हैं, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो ये दरुल हर्म है, इसको दरुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ये जो मोटिवेशन है ना जिहाद का, इसका इस्तेमाल किया तुर्किक रूलर्स ने, ठीक है, जो कि पहले अब्बासी, उमायद और अन्य जो है वो खलीफे करते आ रहे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। द पर्शियन पोएट फिरदौसी, इस समय का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लेखक है फिरदौसी। फिरदौसी ने लिखी शाहनामा। फिरदौसी वॉज इन द कोर्ट ऑफ महमूद, सॉरी नॉट महमूद बट यस महमूद के कोर्ट में था,
completed his epic Shahnama, Book of Kings at the court of Mahmud about 1010 CE. ठीक है, सो फिरदौसी ने एक्सप्लेन किया है पूरा कि ये जो अमू दरिया है ये रीजन कैसा है, ठीक है, कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान, ये सारे एरिया कैसे हैं, ठीक है। तो जहां जहां पर एक्सपेंड करता गया महमूद, वहां वहां पर जो है वो फिरदौसी उसके साथ जाता रहा और डॉक्यूमेंट करता गया महमूद के सारे एक्सपेंशन को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिरदौसी का नाम आप ध्यान रखेंगे। और शाहनामा, किताब क्या लिखी उसने? शाहनामा, ठीक है। Mahmud is said to have made 17 raids into India. At that time, North India was divided into number of Hindu states. On the frontier of India, there existed the Hindu Shahi kingdom, which extended from Punjab to Kabul. The other important kingdoms of North India were Kannauj, Gujarat, Kashmir, Nepal, Malwa and Bundelkhand. देखिए, ये मैप मैंने आपको दिखाया। सो जब गजनी अपनी शक्ति बढ़ा रहा था तो भारत में ऊपर कश्मीर, हिंदू राजा, हिंदू शाही, पूरा ये रीजन, ठीक है, हिंदू शासक है यहाँ पर। सिंध, मुल्तान तो अरबियों के कंट्रोल में था, चलो मान लिया सिंध और मुल्तान जो है वो अरबियों के कंट्रोल में था, ये रीजन मुल्तान और सिंध। हिंदू शाही जो है वो हिंदी शासकों के कंट्रोल में। राजपूताना, हिंदू शासक, राजपूतानों में गुजरात में सोलंकी या चालुक्य, ठीक है, परमार, मालवा में परमार, इधर जो है वो चाहमना या गुजर प्रतिहारों के रेमिनेंट्स हैं, ठीक है। बेसिकली धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं लेकिन गुजर प्रतिहारों के रेमिनेंट्स हैं। उसके अलावा ये सब धीरे धीरे डेवलप होंगे। दिल्ली में तोमर, गढ़वाल, नेपाल में जो है वो राजपूत शासक, नीचे कलचुड़ी तक, तो ये सारे जो हैं वो राजपूत शासक है। लेकिन जब तक गुजर प्रतिहार मजबूत थे तब तक अरब से आगे, सिंध से आगे अरबी जो है वो मूव नहीं कर सके, ठीक है। लेकिन जब गुजर प्रतिहार हो गए कमजोर और हिंदू शाही भी जो है वो अरबियों का इन्वेजन नहीं कर सके हैंडल, फिर उसके बाद जो है वो तुर्कियों ने एंटर करना शुरू किया। या इस तरह भी कहा जाए कि तुर्की वर मोर मिलिटराइज्ड, तुर्की ज्यादा मिलिटराइज्ड थे, ज्यादा खतरनाक मिलिट्री शक्ति थी, क्योंकि तुर्कियों के पास कैवलरी यानी घुड़सवार सैनिक तो अरबियों के पास भी थे, लेकिन तुर्कियों की घुड़सवारी और तुर्कियों के घुड़सवार सैनिक पूरी दुनिया में सबसे एलीट सैनिक थे, ठीक है। और फिर उसी शैली पर आगे मंगोल्स ने डेवलप किया। मंगोल्स भी कह सकते हैं कि ये सिमिलर रीजन है, मैंने आपको दिखाया था ना, जो मंगोलिस्तान है, ठीक है, और सिंकियाई वाला रीजन है, फिर वहीं पर ही लगता हुआ ये टर्किक रीजन। तो ये सभी लोग जो हैं वो बेहतरीन घुड़सवार हैं और इनकी बेहतरीन घुड़सवारी इनके जीत का कारण बनती गई, ठीक है। खैर, द इनिशियल रेड्स, अब एक एक करके जो है वो रेड्स देखते हैं। तो ये आपको समझ आ गया कि उस समय कौन कौन था। हिंदू शाही थी, राजपूत शासक जो है वो एक्टिव थे, लेकिन सब आपस में झगड़ रहे थे, सबको अपना एम्पायर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करना था। कईयों का एम्पायर बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, चालुक्यों का एम्पायर बहुत स्ट्रांग था और बहुत अमीर था, बहुत ज्यादा अमीर, ठीक है, लेकिन स्टिल वो जो है वो इवेंचुअली हार ही गए तुर्कियों के आगे। आज समझेंगे क्यों, ठीक है। आगे देखिए, इनिशियल रेड्स वर अगेंस्ट हिंदू शाही किंगडम इन विच इट्स किंग जयपाल वाज डिफीटेड इन 1001 सी। अब देखिए, अब यहां से जो है वो महमूद अपने इन्वेजन्स को शुरू करता है, ठीक है। महमूद शुरू हो रहा है कहां से? गजना से, ठीक है, यानी कि गजनी से। अब गजनी से महमूद शुरू होता है और गजनी जो है वो कहां पर है? हिंदू कुश वाले रीजन, ठीक है। तो हिंदू कुश से अगर आपको हिंदुस्तान में एंटर करना है, ठीक है, और काबुल वाले एरिया से अगर आप एंटर कर रहे हैं, अगर आप कंधार से कर रहे हैं तो आप बोलन दर्रे से अंदर आते हैं, ठीक है। अगर आप काबुल से आ रहे हैं तो खैबर और गोमल, दो दर्रे हैं, खैबर और गोमल, ठीक है। खैबर और गोमल दोनों ही जो है वो पेशावर के एरिया में एंटर करते हैं, पेशावर के रास्ते फिर आप लाहौर पे एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर आपको डाक करके दिखाऊं तो 1001 में काबुल वाले एरिया को जो है वो हराया। देखिए, काबुल वाले रीजन को हराया। काबुल में, यहां पर काबुल किसके कंट्रोल में था? हिंदू शाही शासक जयपाल। अब ध्यान दीजिएगा, गजना और काबुल ज्यादा दूर नहीं है, दैट मीन्स हिंदू शाही शासकों के प्रॉक्सिमिटी में ही ये तुर्की ट्राइब्स डेवलप हो रही हैं। यानी हिंदू शाही लोग जो हैं वो तुर्कियों से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं आप, ऊपर जो है वो सेंट्रल एशिया ही तो है, तो तुर्कियों के काफी अच्छे रिलेशन में। सो जब तक तुर्कियों के साथ, जब तक तुर्की जो है वो पैगनिस्ट थे, यानी कि पोलिथिज्म यानी कि बहुईश्वरावाद फॉलो कर रहे थे, जिसमें से बुद्धिज्म भी वो फॉलो कर रहे थे कुछ तुर्की ट्राइब्स, ठीक है, तब तक हिंदू शाहियों के साथ उनका रिलेशन अच्छा था। लेकिन जब उनका इस्लामीकरण हुआ और उनको समझ आया कि इस्लाम का इस्तेमाल करके हम एक्सपेंड कर सकते हैं,
तब यहाँ पर जो है वो हिंदू शाहियों में और तुर्कियों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट हमें 1001 जो है वो सी में देखने को मिलता है, जिसमें हिंदू शाही शासक जयपाल को एक नौजवान महमूद जो है वो हरा देता है। और नॉट जस्ट हरा देता है, लेकिन जयपाल जो है वो बहुत कुशल और बहुत स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाला एक शासक है, और बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी बनाता है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी होती है फेल। क्यों? क्योंकि जैसे जर्मनी ने विंटर में अटैक किया था वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया पर, ठीक है, जो गलती करी थी विंटर में अटैक करके, स्टालिनग्रेड पर अटैक करना विंटर में बहुत बड़ी गलती थी जर्मनी की। सिमिलरली जयपाल ने भी जो है वो इसी तरह का एक जो है वो बर्फ के तूफान में अपनी सेना को बढ़ा दिया, और उसकी सेना का काफी बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। जयपाल अपनी इस हार का बोझ जो है वो सह नहीं पाया, और उसने कर लिया आत्मदाह। ठीक है, देखिए पहले भारत में शासकों में इतनी जो है वो अणख हुआ करती थी, अणख कहते थे, फारसी वाला जो रीजन है यहाँ पर अणख वर्ड है, इतना जो है वो उनको मतलब घमंड हो जाता था कि अगर मैं हार गया तो मैं अपना शरीर जो है वो दाह कर दूंगा। जिस तरह जापानीज कल्चर में समुराइज अगर हार जाते हैं तो अपने आप को खुद मार देते हैं, ठीक है, तो ये भारत में भी था इस तरह की सेंटिमेंट, जिसका एग्जाम्पल अभी हमें रिसेंटली देखने को मिला है। एक रेसलर ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो हार गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर थी या डिप्रेस थी। ये भारत में बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं कि लोग कमिट कर देते हैं अपने आप को कि अगर मैं ये काम नहीं कर सका तो मैं अपना शरीर खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये भारत में एक बहुत पुराना सेंटिमेंट है, जो कि जिसका एग्जाम्पल हमें 1001 ईस्वी का नजर आ रहा है। जयपाल हिंदू शाही शासक, जिसने अपने आप को जो है वो अपना आत्मदाह कर लिया क्योंकि वो हार गया, हार उससे बर्दाश्त नहीं हुई। ठीक है, यही सिमिलर हमें जापानीज कल्चर में और इसी का एग्जाम्पल अभी हमें रिसेंटली देखने को मिला है। ठीक है, कई जगहों पर इस चीज को सेलिब्रेट भी किया जाता था, पहले मंदिर बन जाते थे वहां पर, जिसने अब मतलब सम्मान के लिए आत्मदाह कर लिया, ऐसे व्यक्तियों के नाम पर मंदिर भी बन जाते थे। ठीक है, खैर, सो ये आपको दिख रहा है 1001 ईस्वी काबुल को कंट्रोल किया। ठीक है, अब देखिए काबुल के रास्ते वो कहां मूव करेगा। मैंने बोला ना, काबुल के रास्ते गोमल और खैबर 2 दर्रे हैं, इनको पार करोगे आप पहुंचोगे पेशावर, पेशावर से लाहौर, लाहौर से आप देख रहे हैं यहां पर थानेश्वर, थानेश्वर से दिल्ली, दिल्ली से कन्नौज, कन्नौज से काशी, काशी से मतलब वाराणसी तक। ठीक है, तो ये पुराना ट्रेड रूट है। ठीक है, काबुल के रास्ते देखिए, काबुल के रास्ते आप यहां पर आपको फिरोजशाह नजर आ रहा है, हेरात, हेरात के रास्ते निशपुर, निशपुर के रास्ते आप इवेंचुअली बगदाद, और फिर बगदाद से दमस्कस, और फिर यूरोप। तो ये है वो भारत से आने वाला। ठीक है, और देखिए ऊपर से आ रहा है जो ट्रेड, ये ऊपर से यहां पर आपको बुखारा नजर आ रहा है, बुखारा से निशपुर जुड़ेगा, ये ऊपर से आने वाला सिल्क रूट है, और ये भारत से, ये उत्तरापथ है, भारत से आने वाला जो ट्रेड रूट है। इन दोनों ट्रेड रूट्स को जो कंट्रोल कर लेता है ना, वो भारत एज वेल एज चीन से आने वाले ट्रेड को अपने हाथ में ले लेता है, और रिचनेस लग जाती है उसके पल्ले पूरी। ठीक है, सारा झगड़ा इन ट्रेड रूट्स का है। तो इन ट्रेड रूट्स पे बैठे ही इंपॉर्टेंट शहर को एक एक करके कॉन्कर करता जाएगा कौन। अब देखिए 2 डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया उसने। ठीक है, काबुल से कंदाहर, कंदाहर से यहां पर बोलन दर्रा दिख रहा है, बोलन दर्रे के रास्ते आप मुल्तान, मुल्तान भी एंटर कर सकते हैं, और बोलन दर्रे के रास्ते आप सिंध और मंसूरा वाले रीजन में एंटर करते हैं, और सिंध के रास्ते आप गुजरात एंटर कर सकते हैं, और गुजरात में जो है वो ट्रेडिंग पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो वही उसने करने की कोशिश करी, लेकिन उसके हाथ भयंकर हार लगी, आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो ये पहला कैंपेन मैंने उसका एक्सप्लेन किया आपको। 1001 ईस्वी हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया तो सही, लेकिन जयपाल से जो है वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने आत्मदाह कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर दिस डिफीट जयपाल इमोलेटेड हिमसेल्फ बिकॉज ही थॉट हिज डिफीट वाज अ डिस्ग्रेस। ठीक है, हिज सक्सेसर आनंदपाल फॉट अगेंस्ट महमूद, बट ही वाज आल्सो डिफीटेड इन बैटल ऑफ वायहिंद, द हिंदू शाही कैपिटल नियर पेशावर, 1008। सो काबुल, काबुल के बाद पेशावर, पेशावर के बाद लाहौर, लाहौर के बाद थनेश्वर, थनेश्वर के बाद दिल्ली, बीच में तबर हिंद भी आएगा। ठीक है, आप मान लीजिए लाहौर के बाद तबर हिंद, तबर हिंद के बाद थनेश्वर या तरेन, तरेन के बाद फिर दिल्ली, दिल्ली और तरेन और दिल्ली के बीच में पानीपत, अंबाला, ये भी इंपॉर्टेंट पुराने शहर हैं। ठीक है, जो आज के डेट में भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स और मतलब इंपॉर्टेंट जो है वो मार्केट्स हैं ही। ठीक है, सो जयपाल के बाद जयपाल का पुत्र आनंदपाल, जिसने जयपाल के मरने के बाद शासन संभाला, तो खैबर को पार करके कहां पहुंचे होंगे, पेशावर। तो काबुल निकल गया जयपाल के हाथ से, पेशावर निकल गया आनंदपाल के हाथ से। ठीक है,
वह हिंद जो है वो पेशावर के साइड में एक पुराना शहर है, और माना जा सकता है ये, अगर आप मान लीजिए कि पेशावर का पुराना नाम है वह हिंद, ठीक है, पेशावर, पेशावर, ठीक है। मैं थोड़ा हिमाचल साइड का हूं तो हमारे यहाँ पर फारसी डायलेक्ट्स हैं, तो पेशावर वर्ड जो है वो हमारे यहाँ थोड़ा फेमस है, मतलब फेमस नहीं, हम पेशावर नाम से जानते हैं इस रीजन को। खैर, वो मतलब एक्सेंट है, रीजनल एक्सेंट है। इन दिस बैटल अनंतपाल वॉज सपोर्टेड बाय रूलर्स ऑफ कन्नौज एंड राजस्थान। अब देखिए यहां पर काबुल हाथ से निकलते ही राजपूतों में या जितने भी उत्तर भारत के शासक उनमें खलबली मच गई होगी, ठीक है। खलबली क्या कि अगर बचाने हैं अपने कैपिटल्स तो तुरंत जो है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में डिफेंस लेकर आ जाओ। तो आनंदपाल ने बुलाया होगा सबको, तो आनंदपाल के साथ राजस्थान के राजपूत और कन्नौज से जो है वो शक्तियां मिलकर आई, और उन्होंने, देखिए यहां पर जूम इन करके दिखाता हूं मैं आपको, ये दिख रहा है आपको पेशावर वाला रीजन, ठीक है, ये पेशावर है। यहां पर नेक्स्ट 1009 में वह हिंद, पेशावर से इधर ऊपर नजर आ रहा है आपको वह हिंद, ठीक है, पेशावर से थोड़ा सा ऊपर देखिए वह हिंद, यही जो है वो पेशावर वाला रीजन बाद में कन्वर्ट हुआ है। तो वह हिंद में लड़ाई हुई और कन्नौज के शासक एज वेल एज राजस्थान के शासकों ने उसमें भागीदारी निभाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों राजपूत शासक हार जा रहे थे तुर्कियों से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एज अ रिजल्ट विक्ट्री ओवर वह हिंद, महमूद एक्सटेंडेड रूल ओवर पंजाब। एक बार पेशावर हाथ में आ गया तो फिर पांचों जो द्वाब हैं वो कंट्रोल में आ गए महमूद के। द सब्सिक्वेंट रेड्स ऑफ महमूद इनटू इंडिया वर एम्ड एट प्लंडरिंग द रिच टेम्पल्स एंड सिटीज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। सो हमें, आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि महमूद ने भारत में केवल प्लंडरिंग करी, लेकिन भारत में पॉलिटिकल कंट्रोल महमूद ने नहीं किया। मोस्टली आपने यही सुना होगा, लेकिन गलत है ये पॉइंट। महमूद ने भारत में पंजाब वाले क्षेत्र को, काबुल वाले क्षेत्र को अपने पॉलिटिकल कंट्रोल में लेकर आया वो, फिर उसके बाद उसने एक्सपेंशन किया है ना, ठीक है। देखिए यहां पर उसने काबुल से लेकर पंजाब वाला जो इतना एरिया है ना, इसको अपने पॉलिटिकल कंट्रोल में लेकर आया है वो इतने एरिया को, ठीक है। फिर उसके बाद इसने एक्सपेंशन यहां पर बाकी जो है, बाकी जगहों पर इसने रेड डाली है, ठीक है। सो रेड में देखिए, यहां पर रेड में लाहौर से नगरकोट, यानी प्रेजेंट डे जो कांगड़ा शहर है, ठीक है, उसका पुराना नाम नगरकोट है, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है, और उस मंदिर में अपार धन संपत्ति थी जिसको लूट कर ले गया वो, ठीक है। सो बेसिकली इसको पता था कि भारत में जितने भी मंदिर हैं वो सोशियो इकोनॉमिक सेंटर हैं, ठीक है, क्योंकि ये तुर्की था और हिंदूशाही से रिलेशन था, गजनी का था ये, तो ये जानता था हिंदूशाहियों का क्या मतलब, या हिंदू राजाओं का क्या, किस तरह जो है वो बिजनेस चलता है पूरा का पूरा। उसको पता था कि मंदिर जो है वो सोशियो इकोनॉमिक सेंटर होते हैं, और मंदिर के आसपास के जो किले हैं वहां पर ट्रेजरी होती है, तो उनको लूटो दबा के, और इस्लाम को फैलाना है तो बाकी धर्म को हटाना है तो मंदिरों को तोड़ो। ऐसा नहीं कि उसने केवल हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उसने फारसी मंदिरों को भी तोड़ा, उसने बुद्धिस्ट मंदिरों को भी तोड़ा, और जो अपने ही जान पहचान के, अपनी रिश्तेदारी के जो टर्किक ट्राइब्स हैं, वो जो जितने भी पुराने ट्राइबल धर्मों को, या ट्राइबल जितने भी फॉलोइंग्स हैं, जितने भी देवताओं की पूजा करते आ रहे थे, सबके मंदिर तोड़े हैं इन्होंने, तुर्कियों ने। क्यों? क्योंकि इस्लाम को फैलाना है। इस्लाम को क्यों फैलाना है? क्योंकि जहां जहां तक इस्लाम फैला रहेगा वो रीजन जो है वो आपस में ट्रेड करता रहेगा और प्रॉस्परस रहेगा, ठीक है। So, in 1011 he raided Nagarkot in Punjab hills and थानेश्वर near दिल्ली, ठीक है। सो थानेश्वर जो है वो प्रेजेंट डे कुरुक्षेत्र में थानेसर नाम का बिल्कुल छोटा सा रीजन है वहां है, लेकिन वो एक समय था कि काफी प्रोमिनेंट शहर था, ठीक है। तो नगरकोट आपको नजर आ रहा है, और दूसरा ये थानेश्वर। तो नगरकोट और थानेश्वर पर अटैक किया उसने। उसके अलावा यहां पर आसपास देखिए, ठीक है, इसकी मूवमेंट्स कहां कहां से हुई हैं। दो दर्रे हैं, गोमल और खैबर। खैबर से जाते हैं पेशावर, और गोमल से जाएंगे आप तो मुल्तान पहुंचेंगे। और तीसरा है, अगर आप कंधार के रास्ते आते हैं तो बोलन को पार करेंगे। बोलन दर्रे के रास्ते आप फिर नीचे, मतलब लोअर सिंध मकरान वाला जो रीजन है, मंसूरा वाला जो रीजन है, यहां पर एंटर करते हैं, ठीक है। मकरान भी जा सकते हैं आप। तो ये दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दर्रों की क्या पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। खैर, इन 1018 महमूद प्लंडर्ड द होली सिटी ऑफ मथुरा एंड ऑल्सो अटैक्ड कन्नौज। नगरकोट लूटा, थानेश्वर लूटा, दिल्ली लूटा, फिर उसके बाद देखिए यहां पर कन्नौज, मथुरा, काशी, ये सारे रीजन जो है वो लूट डाले इसने।
तो भारत में देख रहे हैं एंट्री के दो रास्ते, एक ट्रेड रूट ये और एक ट्रेड रूट सिंध वाला, दो इंपॉर्टेंट नदी तंत्र, यहां पर गंगा यमुना और इधर इंडस रिवर जो है वो पूरा ड्रेनेज सिस्टम। तो देख रहे हैं सिंधु नदी के साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां पर इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, गंगा यमुना नदी के साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां पर इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। ठीक है, और उस ट्रेड रूट के अराउंड जितने भी इंपॉर्टेंट शहर हैं उन शहरों पर जो है वो मंदिर होंगे, और उन मंदिरों में जो है वो भरमार होगी, मतलब पैसे की, सोना चांदी की, मतलब अपार संपत्तियां होगी। उस सबको लूटने का काम किया किसने? गजनविद ने। ठीक है, खैर, he wanted to make Ghazni a principality of Afghanistan into a region building formidable power in the politics of Central Asia। ठीक है, इतना धन का करेगा क्या? आप सवाल ये है, इतना धन का कर क्या रहा था वो? तो इतने धन का वो गजनी को एक स्ट्रॉन्ग शहर बनाना चाहता था। वो चाहता था कि गजनी से जो है वो पूरे सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को वो कंट्रोल कर सके। ऐसा करने के लिए उसको गजनी को बड़ा, पावरफुल, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग, और मतलब गजनी से जुड़ने वाले जितने भी ट्रेड रूट्स हैं उनको कंट्रोल, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि बहुत सारी सेना, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा वो ट्रांस ओक्सानिया से तो ला नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ट्रांस ओक्सानिया में जो टर्किक ट्राइब्स बैठी हैं वो गजनी से भी खतरनाक है। ठीक है, वो बुयुद से नहीं जीत सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़े एम्पायर है, उनके पास बड़ी सेनाएं हैं। तो बच जाते हैं इंडियंस। तो इंडियंस पर अभी क्यों अटैक किया, पहले क्यों नहीं किया किसी ने? क्योंकि अब जो है वो गुजर प्रत्यार के जाने के बाद राजपूत शासक आपस में लड़ाई में उलझे हुए हैं, तो उन पर अटैक करना भी इजी है। पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है, मिलिटरली वो वीक हैं, मतलब सेनाएं बड़ी हैं, हाथी घोड़े बहुत कुछ है सेना में, लेकिन लीडरशिप वीक है। ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वीक है उनका। तो दिस वाज द राइट टाइम। और गजनविद को अगर महमूद को अगर गजनी शहर को सेंटर बनाना है वेस्ट एज वेल एज सेंट्रल एशिया की पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो का, तो उसको भारत से लूट कर लाना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर सशक्त करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा और कहीं से भी नहीं ला सकता, पैसा कमाने के और कोई चांसेस ही नहीं है उसके पास। ठीक है, खैर, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 25 ईयर्स ही मेड 17 रेड्स। भारत में 17 बार रेड मारी उसने, ये मतलब एक पॉपुलर ओपिनियन है। He destroyed many temples. Example, Somnath Temple in Gujarat 1025 CE, as they were in the depositories of vast quantities of wealth. सोमनाथ पर अटैक किया 1025। देखिए सोमनाथ पे कहां से गया होगा? तो वो पहले गया होगा, सेना भेजी उसने कंधार। ठीक है, मतलब कंधार के रास्ते, बोलन पास से वो मंसूरा के रास्ते जो है वो सोमनाथ एंटर करने की उसने कोशिश करी होगी, लेकिन कर नहीं पाया होगा। पहले जो एंटर करने की उसने कोशिश करी ना, कर नहीं पाया सक्सेसफुली। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये जो रीजन है ना राजपूतों का, जो राजस्थान है, ये जो रेगिस्तान वाला एरिया है, ये बहुत भयंकर बीहड़ है। ठीक है, तो वो ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाया, तो फिर वो दूसरे रास्ते से गया। ठीक है, गोमल पार किया उसने, मुल्तान के रास्ते उसने एंटर किया और फिर सोमनाथ को लूटा, और फिर वो वापिस गया फिर सिंध और बोलन के रास्ते काबुल। ठीक है, तो ये गोमल एज वेल एज बोलन एज वेल एज खैबर दर्रे से किस तरह कोई व्यक्ति सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में एंटर करता है, और भारतीय उपमहाद्वीप में एंटर करके कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं जहां पर वो लूटपाट मचा सकता है, ये इस मैप से हमें क्लियर होता है। और महमूद ने जो ये ट्रैक्ट्स अपनाए हैं लूट मार के, हमें यहां से पता चलता है। ठीक है, खैर, महमूद डिड नॉट मेक एनी सिस्टमैटिक एफर्ट टू कैप्चर इंडिया। अब भारत को कैप्चर करने का काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो गजनी को स्ट्रांग करना चाह रहा था। अगर वो भारत को कैप्चर करने के चक्कर में रहता तो गजनी छूट जाती उससे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर खारिजमी और सिलजुक जो है वो मजबूत हो रहे थे। ठीक है, और घुर भी जो है वो बड़ी शक्ति बन सकता था। हाउएवर, he may be seen as the founder of Turkish rule in India to the extent that his expeditions opened India to conquest from northwest। ठीक है, जो महमूद है उसको फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया किस सेंस में कहा जा सकता है कि महमूद से पहले कोई भी मेनलैंड इंडिया में जाकर, मेनलैंड हिंदुस्तान में जाकर लूट करके सही सलामत वापस नहीं आया। सिंध, हिंदू शाही रीजन, काबुल वगैरह को तो कईयों ने लूटा है पहले। ठीक है, लेकिन दिल्ली, थानेश्वर, मथुरा, वाराणसी तक पहुंच जाना, कन्नौज तक लूट आना, सोमनाथ तक लूट के आ जाना, समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात थी। तो यहां से जो है वो अब तुर्कियों में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई, भारत को जीता जा सकता है। ठीक है, क्योंकि
पहले अरबी तुर्कियों के मन में डर ये रहता था कि भारतीयों के पास सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से हाथी होते हैं, तो उनकी इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं, हमारे घोड़ों को तो वो कुचल देंगे। ये एक जो पुरानी धारणा जो है वो मन में रहती थी अरबियों के और तुर्कियों के, इसलिए वो बड़ी सेनाएं लेकर नहीं आते थे। लेकिन जब उन्होंने राजपूतों से लड़ाई लड़ी ना, जब राजपूत आपस में लड़ रहे थे, यानी कि डिसयूनिफाइड थे, और छोटी सेनाओं से, यानी छोटी राजपूत या छोटी भारतीय सेनाओं से जब उनकी टकरावट हुई तो वो जीत गए। जैसे गुजर पतिहारों से अगर अरबी लड़े तो हार जाते हैं, क्यों? क्योंकि गुजर पतिहारों के पास सेना है बड़ी। लेकिन अगर चौहानों से, तोमरों से, चंडेलों से, ठीक है, छोटे राजपूत राजाओं से अगर तुर्की आकर लड़ रहे हैं तो जीत जाते हैं। ठीक है, यह बात जब तुर्कियों को पता चली ना कि छोटे राजपूत राज्यों को वो आराम से हरा सकते हैं, यहां से जो है वो धीरे धीरे टर्किक एक्सपेंशन को बूस्ट मिला। ठीक है, इसलिए फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया जो है वो महमूद को कहा जा सकता है इस सेंस में। आगे देखिए, सो ये महमूद का आपको नजर आ रहा है। ठीक है, भारत में वो कहां कहां से, खैबर, बोलन और गोमल, 3 दर्रे हैं। गोमल के रास्ते एंटर करता है मुल्तान में, खैबर के रास्ते एंटर करता है पेशावर में, और बोलन के रास्ते वो मकरान में एंटर करता है, मंसूरा में, नॉट मकरान, मंसूरा में। ठीक है, मंसूरा क्या, सिंध वाला एरिया। अब देखते हैं इंपैक्ट ऑफ महमूद गजनीज इन्वेजन। महमूद गजनी के जो इन्वेजन रहे, इससे भारत के जो पॉलिटिकल स्फीयर है उसमें क्या इंपैक्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सपोजिशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री वीकनेस। सबसे पहले तो यह पता चला पूरे इस्लामिक तुर्की वर्ल्ड को कि जो हिंदुस्तानी राजाओं की जो अपार संपत्ति और अपार जो है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ का जो भय ऑलरेडी फैला हुआ था उनके मन में, वो भय जो है वो उनका टूट गया। क्योंकि उन्हें पहले डर लगता था कि यार हजारों हाथियों से हमारे घोड़े कैसे लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब महमूद ने रिपीटेडली राजपूतों को हराकर उनके एरिया में जाकर लूटमार मचाई, तो सभी बाकी तुर्कियों को पता चला कि नहीं, वो बात अब हिंदुस्तानियों में नहीं रही है। ठीक है, तो मिलिट्री वीकनेस, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली कमजोर हो गए। दूसरा, एक्सपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल डिसयूनिटी। पॉलिटिकली डिसयूनिफाइड है ना, बटे हुए हैं, तभी तो मिलिट्री कमजोर है ना। अगर जुड़े हुए होते तो मिलिट्री मजबूत होती। नेक्स्ट, वीकनिंग ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन क्यों वीक हुई ऑफ इंडिया एज महमूद कैरिड ह्यूज वेल्थ आउट ऑफ द कंट्री। मंदिरों को लूटा। सोमनाथ के बारे में एक कहीं जो है वो मैंने एक मिथ्या पढ़ी थी कि सोमनाथ से जो लूट लेकर गए ना, तो 17 ऊंटों पर तो केवल चाबियां ही गई थी तिजोरियों की। ठीक है, 17 ऊंटों पर केवल तिजोरियों की चाबियां गई थी। तिजोरियां कितनी होंगी और उन तिजोरियों में सोना कितना होगा। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेशन है। इतना नहीं था लेकिन बहुत ज्यादा था, मतलब कंसिडरेबल तो नहीं, मतलब आंखें चुंधिया जाए व्यक्ति, मतलब जो है वो बहरा जाए, इस लेवल का सोना तो था। ठीक है, और केवल एक मंदिर नहीं, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ, उसके अलावा क्या बोलते हैं इसको, नगरकोट, मतलब पेशावर, काबुल, यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर थे इन सबसे कितना धन ले गया होगा वो। तो नॉर्थ इंडिया के शासकों का सारा धन जो है वो मंदिरों में हुआ करता था, और मंदिरों से वो धन ले गया तो नॉर्थ इंडिया के शासक हो गए गरीब। मतलब पैसा नहीं बचा ना, करेंसी नहीं बची, तो अब एक्सचेंज कैसे होगा? करेंसी नहीं बची उनके पास, सोना चला गया उनका, वो एक्सचेंज नहीं कर सके, तो ट्रेड जो है वो उनका कमजोर हुआ। ट्रेड कमजोर होता है, इकोनॉमिक कंट्रोल, इकोनॉमी जो है वो कंडीशन बिगड़ी तो सेनाएं भी कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं रहेगा। उनको जमीनें देंगे तो फ्यूडेटरीज जो है वो बढ़ जाती हैं। अगर किसी मिलिट्री जनरल को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है तो उसको जमीन दे दी कि इस जमीन से जितना भी अनाज निकलेगा ये तुम्हारी तनख्वाह है। तो ऐसे में क्या करेगा वो उस जमीन से जितना भी अनाज निकलेगा उस पर अपने सैनिक खुद पाल लेगा, और कल को सेंट्रल अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। इससे भारत में फ्यूडेटरी सिस्टम जो है वो बढ़ा। ठीक है, तो ये एक चेन रिएक्शन था जिससे भारतीय ऑलरेडी डिसयूनिफाइड, ऑलरेडी छोटे छोटे राज्यों में टूटे हुए भारतीय शासक, खासतौर पे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के राजपूत शासक, उनके एम्पायर और छोटे टुकड़ों में टूट गए। ठीक है, ग्रेट सेटबैक टू इंडियन आर्ट एंड स्कल्पचर ओइंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आइडल्स एंड टेम्पल्स। मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, नॉट जस्ट हिंदू लेकिन जैन, वैष्णवाइट्स, शैवाइट्स, बुद्धिस्ट, इन सब मंदिरों को, इनके स्कल्पचर्स को तोड़ा गया, जिससे भारतीय आर्ट और स्कल्पचर्स का जो पूरा फील्ड है इसमें नुकसान हुआ और हमारी हेरिटेज का नुकसान हुआ बेसिकली। ठीक है, ओपनिंग ऑफ इंडिया टू फॉरेन अटैक्स। तुर्कियों को पता चल गया, अरबियों को पता चल गया कि अब भारत पर अटैक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गजनविड्स ने कर दिया तो सेल्जुक सोचेंगे हम तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ इस्लाम टू सेट इट फुट होल्ड इन इंडिया।
अब इस्लाम की नीति क्या थी? अरबी लोग जो है वो भारतीयों कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि अरबियों को पता था कि भारतीयों के साथ जो है वो ट्रेड बनाकर रखना है। लेकिन तुर्की जो है वो क्या थे, तलवार के नोक पर ट्रेड करवा सकते थे, उनको इतना कॉन्फिडेंस था। इसलिए अब वो इस्लामीकरण जो है वो भारतीयों का कर सकते थे। तो भारत में इस्लाम को फैलाने का काम तुर्कियों ने किया। अराइवल ऑफ, उसके अलावा एक कल्चरल इंपैक्ट पड़ा कि मुस्लिम सेंट्स जो है वो, यानी सूफी लोग, यानी कि जो सूफी मूवमेंट है वो धीरे धीरे हमें तुर्कियों के साथ शुरू हो जाता है दिखना। ठीक है, कॉल्ड द सूफीज, प्रोवाइडिंग इम्पेटस टू ग्रेटर हिंदू मुस्लिम इंटरेक्शन। तो यहां से हिंदू और मुस्लिम कल्चर्स, जिसमें हिंदू और मुस्लिम लैंग्वेजेस, हिंदू और मुस्लिम आर्ट स्टाइल, हिंदू और मुस्लिम रिलीजन्स, हिंदू और मुस्लिम स्पिरिचुअल आइडियाज, हिंदू और मुस्लिम मेडिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, आर्किटेक्चरल साइंसेस, ठीक है, वॉर मतलब स्ट्रेटेजीज, रणनीति, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे हमें मिक्स होती हुई नजर आती हैं आफ्टर द सक्सेसफुल रिपीटेटिव इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दीज वर द इम्पैक्ट्स ऑफ हिज रिपीटेटिव इन्वेजन। आगे देखते हैं, महमूद का लड़का कौन आया? अब महमूद स्ट्रांग था, लेकिन इस्लाम में ना एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो सक्सेशन का, यानी उत्तराधिकारी कौन होगा, वारिस कौन होगा, उसका कानून कोई जो है वो क्लियर नहीं है। मोहम्मद साहब अपना खुद का सक्सेसर जो है वो क्लियरली छोड़कर नहीं गए, तभी से समस्या है ये। महमूद सन मसूद प्रथम, मसूद प्रथम जो है वो लड़ झगड़कर शक्ति में आ गए, उनको सपोर्ट दिया कई लोगों ने, कई तुर्की ट्राइब्स ने। अब जब कोalition की सरकार बनती है ना, तो उसका गिरने का खतरा बहुत बहुत रहता है। ठीक है, और वही हुआ। वॉज अनेबल टू प्रिजर्व द पावर और इवन द इंटेग्रिटी ऑफ गजनविड एम्पायर, खुरासन एंड ख्वारिज्म। गजनविद पावर वॉज इन खुरासन एंड ख्वारिज्म, गजनविद पावर वॉज चैलेंज्ड बाय द सेल्जुक्स। ठीक है, तो यहां पर कहीं मैप दिखाता हूं मैं आपको। ये खुरासन है, ये वाला रीजन है ना खुरासन, और ये वाला रीजन है ख्वारिज्म। ठीक है, ट्रांस ओक्सानिया वाला रीजन जो है ये बहुत उपजाऊ रीजन है, और यहीं से सेल्जुक डेवलप होंगे। अब सेल्जुक जो है वो गजनियों पर आंखें दिखानी शुरू करेंगे। ठीक है, और मसूद जो है वो सेल्जुक्स का सामना नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि गजनी ने जो रिपीटेटिव भारत में आक्रमण किया है, तो कुछ सेना उसके खुद के पर्सनल पेरोल पे होगी, और कुछ सेना जो है उसने जिहाद का नारा लगाकर अन्य टर्किक ट्राइब्स इकट्ठा करी होंगी। और अन्य टर्किक ट्राइब्स में से कौन है? घुरिद को इकट्ठा किया होगा, ख्वारिज्मों को लेकर आया होगा, वो सेल्जुकों को लाया होगा। सो दैट मीन्स इनाम सेल्जुक कमांडर्स को भी मिला होगा, तो धीरे धीरे सेल्जुक कमांडर भी मजबूत हुए होंगे। तो ये जो खुम्स के तहत ये जो जिहाद वाला फंडा है ना, ये एक बार तो काम कर जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग पीरियड ये खुद के लिए समस्या बन जाता है। क्योंकि अगर आप आसपास की 10 ट्राइब को अगर आप लड़ने ले जाएंगे अपने साथ, तो इनाम 10 हिस्से में बटेगा। ठीक है, तो सबके पास पैसा बटेगा धीरे धीरे। अगर वो रिपीटेडली आपके साथ लड़ते रहेंगे, तो हो सकता है कि एक समय वो आपके बराबर अमीर हो जाएं। ठीक है, और फिर पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो यही जो है वो थ्रू आउट इस्लामिक हिस्ट्री में, खास तौर पे तुर्कियों के समय तो हुआ ही है। ठीक है, खैर, खुरासन और ख्वारिज्म, ये देखिए, ये है ख्वारिज्म अराल सागर के नीचे, और ये है आपका ट्रांस ओक्सानिया, है ना, मवारा नहर वाला जो रीजन है। ठीक है, और ये है आपकी वो दो नदियाँ, ये है आपका सिर दरिया और ये है आपका अमू दरिया। और यहाँ से कैस्पियन सी के नीचे इधर से लेकर इस वाले रीजन पे, यहाँ से सेल्जुक डेवलप होंगे। ठीक है, मसूद सफर्ड अ डिजास्टर डिफीट इन बैटल ऑफ दंदानकन। दंदानकन यही रीजन है, मतलब क्या बोलते हैं आपका, ये खुरासान वाले रीजन में ही है। When all the Ghaznavid territories in Iran and Central Asia were lost to Seljuks। ठीक है, गजनविड टेरिटरी ये वाली जो पूरी टेरिटरी है, ये सेल्जुक्स के हाथ में चली गई, और गजनवियों के पास केवल अफगानिस्तान और सिंध, मुल्तान, कश्मीर, हिंदू शाही वाला रीजन रह गया। और ये पूरा यहाँ पर जो बयूद है, इनको जो है वो फिर वो सेल्जुकों ने रिप्लेस किया। फिर सेल्जुकों के बाद जो है वो इनको ख्वारिज्म रिप्लेस करेंगे। ठीक है, लेकिन इधर जो है वो सेल्जुक आ गए बयूदी के पास, बयूदी के बाद, ठीक है, सेल्जुकों के बाद आएंगे इधर ख्वारिज्म, और इस रीजन में घुरिदों के बाद आए, गजनवी के बाद आए घुरिद, और फिर घुरिदों के बाद हम देखेंगे कौन आएगा। ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे कि घुरिदों के बाद जो है फिर इस रीजन में और कौन सी बड़ी शक्ति आएगी। ठीक है, वैसे मैंने आपको उनका नाम बता दिया है एक टॉपिक में पीछे। The Ghaznavids were left in possession of eastern Afghanistan and northern India, where they continued to rule till 1186 when Lahore fell to Ghurids। ठीक है, सो गजनविड के हाथ में क्या रह गया?
गजनवीड के हाथ में ये ईस्टर्न अफगानिस्तान वाला रीजन यानी कि काबुलिस्तान जबुलिस्तान वाला रीजन, और ये हिंदुस्तान में कश्मीर हिंदुशाही ये सब रीजन जो है वो सिंध मुल्तान ये रह गया गजनी के हाथ में। और फिर यहाँ पर भी घुरिड हो गए स्ट्रांग, क्योंकि जिस तरह सेल्जुकों को वो युद्ध में ले गए होंगे उसी तरह घुरिड्स को ले गए होंगे, ठीक है। और फिर घुरिड और गजनी जो है वो आस पड़ोस में ही है, तो घुरिड्स ने जो है फिर वो रिप्लेस कर दिया किसको, गजनी को, ठीक है, गजनी शासकों को, राइट। और कब, 1186 में। ऑल राइट, आज के सेशन को करते हैं यहाँ पर खत्म, ठीक है। अगले सेशन में मैं आपको घुरिड्स का एक्सपेंशन, भारत में किस तरह घुरियों ने कैसे एक्सपेंड किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गजनियों को रिप्लेस किया फिर 1186 के बाद घुरिड्स ने, और फिर घुरिड्स ने जो है वही सेम काम घुरिड्स ने किया, ठीक है, दिल्ली तक एक्सपेंड करने का काम। लेकिन जिस तरह गजनी मेनलैंड इंडिया में यानी दिल्ली तक जो है वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन नहीं करना चाहता था और नहीं किया उसने, लेकिन घुरी जो है वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन के मूड से ही आए थे। सो घुरिड्स वर एक्सपेंशनिस्ट, वेराज जो गजनी है वो केवल एक प्लंडरर था, ठीक है। तो वो हम कल अगले सेशन में आपको समझाऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह राजपूत जो है वो नहीं सामना कर सके। सो बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ चंदावर, और फिर राजपूत राजाओं की कमजोरियां, वीकनेसेस जो है वो कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब क्यों हार गए वो तुर्कियों के आगे, तुर्कियों के आगे क्यों कमजोर रह गए, वो हम समझेंगे कल, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दोनों डिस्कस कर लेंगे। तो आज के सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूं, अगले सेशन में घुरिड्स को कवर करेंगे। अभी तक अगर आपने सेशन देख लिया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, पिछले सेशंस ज़रूर देखिएगा, और अगले सेशंस के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन अपनी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं मेरी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं सेशन को कंप्लीट, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, ध्यान रखिएगा, टेक केयर।